आज का टॉपिक ही हमारा सेल वॉल। सेल वॉल करेंगे, न्यूक्लियस करेंगे, ठीक है ना। फिर टाइम मिलेगा तो साइटोप्लाज्म भी करेंगे, पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या है? ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ठीक है। दे आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, ठीक है। ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। दूसरा है नाउ सेल वॉल, इट लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है एंड इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ठीक है ना। ये किससे बना है? सेलुलोज से बना है। और ये सेलुलोज क्या है? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। सेलुलोज क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है and it provides structural strength and it provide structural strength to plants, ठीक है ना। प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक। नाउ व्हेन वी आर अपने केमिकल कॉम्पोजिशन भी कर लिया। यहाँ पे जो हमने बताया है कि इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज से बना है। तो ये क्या है? इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है, ठीक है। इट इज़ अ केमिकल कॉम्पोजिशन, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है। सेल वॉल किससे बना है? सेल वॉल सेलुलोज से बना है, ठीक। नाउ व्हाट हैपन्स, जब आप क्या करोगे इस सेल को, प्लांट सेल को, ये जो प्लांट सेल है, ठीक है ना, ये अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और बाहर वाले को हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है ना। इसको अगर हम एक कंटेनर में डालेंगे, ठीक, हमने एक कंटेनर में डाला और कंटेनर का सॉल्यूशन क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। व्हाट विल हैपन, जब हम सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो आप बोलोगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मैंने पहले भी डिस्कस किया था। यहाँ पे वाटर कंसनट्रेशन लो है, आप लिख सकते हो लो वाटर कंसनट्रेशन। तो व्हाट विल हैपन, द वाटर विल कम आउट फ्रॉम द सेल। तो कौन सा प्रोसेस हुआ यहाँ पे? एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ है? एक्सो ऑस्मोसिस हुआ है, वाटर बाहर आया है और बाहर आने की वजह से आप देखोगे जो सेल का कंटेंट है, श्रिंकेज ऑफ जो सेल का कंटेंट है ये श्रिंक हो जाएगा लाइक दिस। इसका जो अंदर का कंटेंट है ये ऐसे श्रिंक हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे? देयर इज अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल away from the cell wall, ठीक है ना। क्या हो गया यहाँ पे? श्रिंकेज हो गया, ठीक है। इस तरीके से श्रिंकेज हो गया क्योंकि वो एक्सोऑस्मोसिस हुआ है। किसका श्रिंकेज हुआ है? श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्लाज्मोलिसिस आता है। जब सेल को आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला तो क्या हुआ? वाटर अंदर से बाहर की तरफ आएगा, ऑस्मोसिस होगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा, श्रिंकेज होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा, कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। देखो सेल वॉल से दूर हो गए। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं इसे हम? प्लाज्मोलिसिस। फिर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस? प्लाज्मोलिसिस क्या है? नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शन ऑफ द सेल वॉल, ठीक है ना। अब आएगा फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के क्या फंक्शन है? फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के क्या फंक्शंस हैं? अब आप देखिए, सबसे पहला फंक्शन है सेल वॉल, इट परमिट्स द सेल ऑफ द प्लांट। सेल वॉल, जो सेल वॉल प्लांट्स का है, फंगस का है, बैक्टीरिया का है, ये क्या करता है? बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगर डाल लोगे तो उस कंडीशन को क्या करता है? विथस्टैंड करने की क्षमता देता है, ताकि वो उसको विथस्टैंड कर सके एक्सटर्नल प्रेशर को और वो बर्स्ट ना हो, बर्स्ट भी ना हो, साथ में वो बर्स्ट भी ना हो, तो ठीक है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे द सेल वॉल परमिट्स, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है सेल वॉल परमिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, द cell of
प्लांट्स, ठीक है, फंजाई, ठीक है, एंड बैक्टीरिया, ठीक है, टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट, मतलब बाहर का जो कंसंट्रेशन है बहुत डाइल्यूट है, मतलब हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग, ठीक है ना। प्लांट सेल्स को अगर हम पानी में डाल देंगे तो बर्स्ट नहीं होता, क्योंकि सेल वॉल उसको बर्स्ट नहीं होने देगा, उस प्रेशर को विथस्टैंड करेगा। लेकिन एनिमल सेल को अगर डालेंगे बहुत लंबे समय तक तो बर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना। तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, इसलिए वो बहुत टाइम तक पानी में रहने की वजह से बर्स्ट हो जाता है। लेकिन प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होता। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है। जो सेल वॉल प्लांट में, फंजाई में और बैक्टीरिया में प्रेजेंट है वो बहुत वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक और एक्सटर्नल जो मीडियम है उसको विथस्टैंड करता है विदाउट बर्स्टिंग, बर्स्ट नहीं होगा। सेकेंड, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम बोल रहे हैं, हाइपी सेल हमने लिया, ठीक है, और बाहर कैसा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक, ठीक है ना। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, पानी अंदर जाएगा, ठीक है, ऑस्मोसिस हुआ, ठीक है। ऑस्मोसिस कौन सा, एंडो ऑस्मोसिस, ठीक है ना, पानी अंदर गया, एंडो ऑस्मोसिस हुआ। अब क्या होगा, सेल स्वेलअप, सेल क्या हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा। प्रेशर अगेंस्ट द वॉल, अब ये सेल क्या करेगा, जैसे ये सेल है, पानी अंदर चला गया, अंदर आया ना, पानी अंदर आया, ऐसे ही जो वाटर अंदर जाएगा वो इस वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, लाइक दिस, ठीक है ना, प्रेशर अगेंस्ट द वॉल। तो ये क्या कह रहा है, इसके बाद प्रेशर इज डेवलप्ड अगेंस्ट द वॉल, वॉल के अगेंस्ट भी क्या होगा, प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है ना। तो एक तो प्रेशर अंदर की तरफ आ रहा है और एक वॉल की तरफ आ रहा है, दोनों प्रेशर एक्सर्ट हो रहे हैं अगेंस्ट द वॉल। अब क्या होगा, द वॉल एक्सर्ट, और वॉल भी उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वॉल विल ऑल्सो एक्सर्ट इक्वल प्रेशर, ठीक है, अगेंस्ट द सोलन सेल। जितना प्रेशर ये एक्सर्ट कर रहा है ये, उतना प्रेशर वॉल भी एक्सर्ट करेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या करेगा, द वॉल विल ऑल्सो एक्सर्ट इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द सोलन सेल, तो वो बर्स्ट नहीं होगा, प्रेशर इक्वलाइज हो जाएगा तो बर्स्ट नहीं होगा। तो अगर हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो एंडोऑस्मोसिस होगा, वो स्वेलअप हो जाएगा, आप देखोगे द प्रेशर डेवलप अगेंस्ट द वॉल, वॉल के अगेंस्ट प्रेशर डेवलप होगा, और वॉल भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा अगेंस्ट द सोलन सेल, ठीक। नाउ अनदर फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल कैन टॉलरेट ग्रेटर चेंज इन द सराउंडिंग। सेल वॉल है इसलिए वो बाहर जो सराउंडिंग में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको टॉलरेट कर सकता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो द सेल प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है ना, makes it possible for the cell to tolerate, ठीक है ना, much greater change in surrounding medium than animal cells. Makes it possible presence of cell wall, ठीक है, presence of cell wall make it possible for the cell to tolerate much greater change in the surrounding medium than the animal cell, ठीक है ना। सेल वॉल है इसलिए वो आउटर कंडीशंस को, एनवायरमेंटल कंडीशंस को, सराउंडिंग मीडियम की कंडीशंस को टॉलरेट कर सकता है।
देन एनिमल सेल। दीज आर द फंक्शंस ऑफ प्लांट सेल वॉल। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये प्लांट सेल वॉल का फंक्शन किया। अब हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियस। क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियस। दूसरा टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलरली इट इज़ नोन एज brain of cell. Why it is known as brain of cell? Because it controls all the basic, ठीक है ना, सारे बेसिक टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ अ सेल. It is called the brain of the cells because control all the basic to complex functioning of a cell. ठीक है ना. अब now composition of nucleus. ठीक है ना. अब देखोगे ये सेल है, तो अगर ये न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाहर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो कैसा मेम्ब्रेन है, डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है ना. और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स में क्या है, न्यूमरस पोर्स. ठीक है ना. इसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या है, न्यूमरस पोर्स इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और किस में हेल्प करता है ये पोर्स, इट हेल्प विद द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल from nucleus to cytoplasm. ठीक है ना. ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. ठीक. ये तो न्यूक्लियस हो गया. ठीक है. इस तरीके से ये हमने थोड़ा सा बताया है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है. ठीक है. और इसमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट है, और ये किसमें हेल्प करता है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म. ठीक. अब कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है ना. ये हमने कॉम्पोजिशन, एक पार्ट तो हमने कॉम्पोजिशन में एक पढ़ा. अब इसमें और क्या प्रेजेंट है, इसमें दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है वो क्या है, क्रोमोसोम. तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है. ठीक है ना. इस क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट है, इंफॉर्मेशंस. कौन से इंफॉर्मेशंस प्रेजेंट है इसमें, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम. क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंस है, इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन. ठीक है ना, फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स, ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन. किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ डीएनए. ठीक है ना. इस क्रोमोसोम की क्या प्रेजेंट है, इंफॉर्मेशंस फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स. जो भी कैरेक्टर्स हैं हमारे पेरेंट्स के अंदर, उन कैरेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाएगा, नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाएगा. किस फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में. किस फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में. तो ये जो डीएनए इसमें प्रेजेंट है, इसका फुल फॉर्म पहले आपको आना चाहिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है ना. ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है ना, ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, व्हेन द यू विल सी दैट क्रोमोसोम के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो डीएनए है, ठीक है, और दूसरा क्या है, प्रोटीन है. ठीक, समझ में आया. तो क्रोमोसोम दिख रहा है, मैंने बताया यहाँ पे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए है, प्रोटीन है. तो अब डीएनए जो है, अब ये हम डीएनए पढ़ेंगे. ठीक. और इस डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है, ठीक है ना, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या है, जीन. क्या है, जीन. ठीक. जीन क्या है, डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट है. ठीक. अब हम पढ़ रहे हैं क्रोमोसोम के बारे में. ठीक है ना.
अब ये क्रोमोसोम appears rod shaped. कब? Only when the cell is about to divide. तो ये ऐसा दिखाई देता है जब ये सेल डिवाइड हो. अदरवाइज व्हाट इज द स्ट्रक्चर? अदरवाइज ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता. इट इज़, यू विल सी दैट इट इज़ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इंटेंगल आप क्या बोलोगे? जिसका क्रोमैटिन मटेरियल होता है. मटेरियल इज visible as entangled mass of thread like structure. ठीक है ना? but chromosome appears rod shape only when the cell is about to divide. समय उससे पहले ये कैसा दिखाई देता है? थ्रेड लाइक दिखाई देता है. ठीक है ना? विजिबल एज मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. लेकिन जब सेल डिवाइड होने लगता है तब ये कैसा हो जाता है? रॉड शेप हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, रॉड शेप हो जाता है. ठीक है ना? अब मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ. न्यूक्लियस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और टफ भी है. जरा आप देखिए यहाँ पे. ठीक है ना? यहाँ पे आप देखिए न्यूक्लियस है. इट इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये सारे बेसिक टू कॉम्प्लेक्स फंक्शन को परफॉर्म करता है. सेल के जितने बेसिक टू कॉम्प्लेक्स फंक्शन हैं उससे कंट्रोल करता है. ठीक है ना? फिर आप देखिए कंपोजिशन है ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बाहर डबल मेम्ब्रेन नियल है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. ठीक है ना? और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत सारे न्यूमरस स्मॉल पोर्स हैं जो कि ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म में हेल्प करते हैं. ये जो आपका अंदर से दिख रहा है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है. क्रोमोसोम किससे बना है? क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना है. जो डीएनए है उसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. डीएनए के अंदर क्या है? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ जीन. और डीएनए क्या करता है? इसमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन इन फॉर्म ऑफ डीएनए. ये जो क्रोमोसोम है ये किस तरह का दिखाई देता है? इट इज़ विजिबल एज इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. बट when the chromosome appears rod like only when the cell is about to divide. the cell divide होने लगता है तो ये कैसा दिखाई देता है? ये आपको रॉड शेप दिखाई देता है. ठीक है ना? उसके बाद है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, है ना? उसके बाद है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए न्यूक्लियस के फंक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन इन विच सेल डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. न्यूक्लियस क्या करता है? इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है? इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन. ठीक है? इन विच a cell divide to form new cell. ठीक है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ सेलुलर रिप्रोडक्शन इन विच अ सेल डिवाइड टू फॉर्म अ न्यू सेल. दूसरा है इट ऑल्सो डिटरमाइन द सेल development and maturity. ठीक है ना? by directing the chemical
एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। ठीक है, न्यूक्लियस के दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। पहला फंक्शन मैंने कहा, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन इन विच द सेल डिवाइड टू फॉर्म द न्यू सेल्स। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है, एनवायरनमेंट डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से सेल डेवलप होगा। ठीक है, ये सेल जो है वो किस तरीके से डेवलप होगा, एंड इट विल एग्जिबिट अ मेच्योरिटी, किस फॉर्म को वो एग्जिबिट मेच्योरिटी के टाइम पे क्या उसका फॉर्म होगा, कैसे, बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। ठीक है ना, मैच्योरिटी में वो कैसा होगा, बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। नाउ अगेन न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल डिवाइड, मैंने पहले ही बताया था, न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है प्रो कैरियोटिक सेल, दूसरा है यू कैरियोटिक सेल, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रो का मतलब क्या है, प्रिमिटिव, क्या है, प्रिमिटिव, या फिर हम बोलते हैं प्राइमरी। ठीक, कैरियोटिक और कैरियोट, ठीक है ना, ऐसे हम बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं ना, प्रोकैरियोट बोलेंगे, या फिर हम उसे कैरियन बोलेंगे। ठीक है, या फिर हम इसे न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अनडिफाइंड न्यूक्लियर। ठीक है, आप देखोगे अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये सेल है, ये ऐसा न्यूक्लियस है, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है। ठीक है ना, क्या कहोगे आप, न्यूक्लियर रीजन क्या है, अनडिफाइंड। मीन्स न्यूक्लियस के बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस के बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और ऐसे न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, ऐसे न्यूक्लियस के लिए वर्ड यूज हुआ है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। समझ आया, प्रो मीन्स प्रिमिटिव या प्राइमरी, कैरियोटिक कैरियन, कैरियोट्स, न्यूक्लियस। ठीक है ना, ये जो न्यूक्लियस है वो अनडिफाइंड है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन मीन्स यू विल सी दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, नॉट सराउंडेड न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है ना, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, मतलब अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है। ठीक है ना, और न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब सॉरी, न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, ऐसे न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। फिर यू मतलब वेल डिफाइंड है। ठीक है ना, कैरियन है मतलब न्यूक्लियस है, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है ना, वेल डिफाइंड है। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से न्यूक्लियस के बेसिस पे हम सेल्स को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए आप, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक, अब है आपका, थोड़ा सा मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ न्यूक्लियोइड का। ये रहा थोड़ा सा, ये प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बना रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, और यहाँ पे
यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, मतलब जो मेम्ब्रेन बाउंड, जिस ऑर्गेनल्स के बाहर मेम्ब्रेन होगा वो ऑर्गेनल्स एब्सेंट है। लेकिन राइबोसोम ऐसा ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट है और यूकैरियोट में भी प्रेजेंट है। अगर प्रोकैरियोट में प्रेजेंट है तो उसमें मेम्ब्रेन नहीं है, और यूकैरियोट में प्रेजेंट है तो उसमें मेम्ब्रेन है। ठीक है, फिर यहाँ पे सेल वॉल भी होगा। ठीक है, और आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस को हमने क्या कहा, न्यूक्लियोइड कहा है। ठीक, एक सिंपल डायग्राम बनाया है हमने टू शो अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये क्या बता रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, याद रखना है यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं है और यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है। ठीक, अब हमारा लास्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्म, इसे भी हम कवर कर लेते हैं। इसमें हमारा लास्ट टॉपिक आ जाएगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्म है आपका, आप देखोगे ये दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है ना, ये न्यूक्लियस है, ये रीजन, इस रीजन को क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर ये सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो रीजन है, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। इसे क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, नाउ ये जो रीजन है इट टेक्स लिटिल स्टेन। अगर हम स्टेनिंग करेंगे तो अगर आप देखो इसमें और अगर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और जो भी इसमें ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, तो ये नीचे वाला साइटोप्लाज्म होगा वो कम स्टेन लेगा, लिटिल लाइट। ठीक है ना, बहुत कम स्टेन लेगा। इस और जो ऑर्गेनल्स है वो डार्क लेंगे तो वो दिखाई देंगे ऑर्गेनल्स, और ये नहीं, ये थोड़ा लाइट बेस रहेगा और ऊपर जो ऑर्गेनल्स है उभर कर आएगा, वो दिखाई देगा। ठीक है ना, इज़ अ फ्लूइड कंटेंट। क्या है ये साइटोप्लाज्म, क्या है, इट इज़ अ फ्लूइड, इट इज़ अ फ्लूइड कंटेंट। ठीक है ना, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसा कंटेंट है ये, फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। ठीक है ना, क्या है ये स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है ना, जैसे कि हम बोल सकते हैं लाइजोसोम हो गया। ठीक, और क्या हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सारे ऑर्गेनल्स कहाँ प्रेजेंट है, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ठीक है ना, एंड ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स, ये सारे ऑर्गेनल्स हैं, ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर सेल, और सेल के लिए बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप देखोगे कुछ चलो पहले हम फंक्शन ही डिस्क्राइब कर देते हैं इसका, उसके बाद फिर मैं वायरस का एक छोटा सा पार्ट है वो डिस्क्राइब करूँगी। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, क्या फंक्शन है, पहला फंक्शन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मटेरियल का एक्सचेंज कहाँ से, बिटवीन द सेल ऑर्गेनल।
ठीक है ना। ये सेल ऑर्गेन्स बता दिए मैंने क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, राइबोसोम्स हो गए, लाइसोसोम्स हो गए, गोल्गी एपरेटस, इनके बीच में जो भी मटेरियल का एक्सचेंज होना है वो साइटोप्लाज्म उसमें हेल्प करता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इट एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल सच एज अमीनो एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अमीनो एसिड रहता है, ग्लूकोज, विटामिन, ठीक है ना, एंड आयरन एट्सेट्रा, ठीक है। देन थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट वन, दैट इट इज अ साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक pathways, ठीक है ना, such as ग्लाइकोलिसिस, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट है, 3 फंक्शंस मैंने बताए इनको, सॉरी आपको, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल ऑर्गेनेल, दूसरा है इट एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल सच एज अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, आयरन एक्सेट्रा, एंड थर्ड इट इज़ अ साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवे सच एज ग्लाइकोलिसिस। तो ये हमें साइटोप्लाज्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे एक छोटा सा पार्ट इसमें, वायरस, छोटा सा वायरसेस, दे लैक एनी मेम्ब्रेन, ठीक है ना। वायरसेस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, एंड डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ठीक है ना। दे डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, लाइफ की कोई कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता है, बट लेकिन जब वो किसी लिविंग बॉडी पे एंटर करता है ना, बट आफ्टर एंटरिंग इन लिविंग बॉडी, ठीक है, लिविंग बॉडी में एंटर करता है, दे शो लिविंग सिम्टम्स, ठीक है ना। वायरस जब तक बॉडी के बाहर है, नॉन लिविंग है, जैसे ही बॉडी के अंदर आ जाएगा लिविंग हो जाएगा, ठीक है ना। दे शो द लिविंग, दे शो द सिम्टम्स ऑफ लिविंग सिम्टम्स बाय यूजिंग, कैसे, बाय यूजिंग होस्ट मशीनरी, ठीक है। हमारे बॉडी का या फिर जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल की मशीनरी पे वो एक्ट कर जाता है, ठीक है ना। और क्या होता है, मल्टीप्लाई करता है, एंड मल्टीप्लाई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, समझ में आया। तो वायरस क्या है, इट लैक्स एनी मेम्ब्रेन, इट डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, but after entering the living body they show living symptoms by using the host machinery and they multiply, वो multiply करते हैं। तो ये थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन था, ठीक है ना। सो आज हमारा ये टॉपिक जो 3 मैंने बोला था, आज का टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। इसमें मैंने आपको एक सबसे पहले न्यूक्लियस नहीं, सबसे पहले मैंने आपको क्या कराया, सेल वॉल, ठीक है ना, सेल वॉल कराया, उसके बाद मैंने आपको न्यूक्लियस कराया, उसके बाद मैंने आपको साइटोप्लाज्म कराया। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू जो भी मैंने आज कराया, उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो आप में कोई भी क्वेरी होगी तो फिर हम उसको देखेंगे। आप देखिए, ये मैंने क्वेश्चंस लिख के दिए हैं, जो टॉपिक मैंने आज पढ़ाया है उससे रिलेटेड है ये, तो आप ये सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी फिर हम उसको देखेंगे बाद में। आप ये देखिए, दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक विच वी हैव डन टुडे। इसमें 7 क्वेश्चन हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।